हाँ तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आज समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे हम समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, हमने 3 प्रतिरोध लिए और तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये R1 और ये आ गया आपका R2 और ये 8, यानी कि 3 प्रतिरोध हो गए, R2 R3। कैसे जोड़ा मैंने, तीनों के एक सिरा यहाँ पर और तीनों को इस तार से हमने जोड़ दिया। अब हमने तीनों को फिर आगे चल के फिर ऐसे ही एक स्थान पर मिला दिया और इन दोनों टर्मिनलों के बीच समानांतर क्रम में हम एक लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ये यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये वोल्ट मीटर लग गया। आगे सर्किट को पूरा करते हैं। इसमें आगे चल के हम क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे। तो ये बैटरी लगा दी। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, जिधर बड़े वाला होता है। तो इसका मतलब हो गया धारा यहाँ से बहेगी। इसके बाद में इसमें हमने क्या लगाया, एक एमीटर लगा दिया। आगे हमने क्या लगाया, एक की लगा दी और डायग्राम को, सर्किट को हमने पूरा कर दिया। इस तरह से यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस। अब ध्यान दें, हम इसके बारे में, इसका अगर हम संयोजन का सिद्ध करें तो हमने लिखा, माना, जो किया है यहाँ पर लिख दिए, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। चलो जी, हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब इसके कुछ निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है कि समानांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। पहला जो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में, पहला हम लिखें इसका निष्कर्ष, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों, सभी मतलब कितने भी जोड़ दिया है, सभी प्रतिरोधों, जरूरी नहीं हम 3 जोड़ें, 4 भी जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधों में विभवांतर नियत रहता है, यानी कि V का मान नहीं बदलेगा, नियत रहता है। अब धारा यहाँ पर बदल जाएगी। यहाँ से धारा आई जाती है तो इस शाखा में यहाँ पर क्या जाएगी, I1, और यहाँ से जो धारा निकलेगी ये I2, और इसमें धारा जाएगी I3, तीनों में अलग अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर जाकर यहाँ पर भी ये धारा I1, ये धारा I2 और ये धारा I3, और यहाँ पर जब आएगी तो कुल मिलाकर I धारा आएगी, यानी कि यहाँ से आई गई, बाहर से भी आई। परंतु समानांतर क्रम में तीनों में अलग अलग I1 I2 I3 हो जाती है। तो संयोजन की कुल विद्युत धारा, अब एक पॉइंट और लिख देते हैं, संयोजन की कुल विद्युत धारा कितनी है, कुल I है। कुल विद्युत धारा प्रत्येक शाखा में, इसकी जितनी भी शाखा है, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली धारा के योग के बराबर होती है, धारा के योग के बराबर होती है। योग के बराबर होती है। योग के 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 योग के बराबर होती है।
अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर होती है, यानी कि आप क्लियर देख रहे हैं आई जो है इन तीनों के योग के बराबर होती है, I1 I2 I3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब ओम के नियम से क्या बताता है ओम का नियम? ओम का नियम हमें बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। और अगर I का मान निकालें हम तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। V तो सब जगह नियत है। हम I1 का मान निकालें तो I1 में भी V तो वही रहेगा, V तो बदलेगा नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1। और I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। अब हमारे पास I1 I2 के मान आ गए। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए I के स्थान पर क्या रखेंगे? V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ से V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और V से V कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है। ये हमारा समानांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ें तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसके भी हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। भाई हमने अगर कितने भी प्रतिरोधों को जोड़ें तो उनका प्रतिरोधों का योग जो है उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो उन्हें लिख लेते हैं। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम, देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या था? R। तो R का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम माने उल्टा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। इसका निष्कर्ष निकल गया। दूसरा निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष जैसे कि एक 5 ओम है, एक 10 ओम है, एक 15 ओम है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकाले, समांतर क्रम में लगे हैं तो 1/R बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 इस तरह से निकलेगा। अगर समानांतर क्रम में n एक समान प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि 10 ओम के 20 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो तुल्य प्रतिरोध अब देखिए वहाँ श्रेणी क्रम में हमें n इंटू आर कर दिया था। यहाँ पर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो R बराबर क्या निकलेगा? 10/20, यानी कि आंसर क्या आएगा? 1/2 ओम। इस तरह से हमारा तुल्य प्रतिरोध सीधा एक ही मिनट में निकल जाता है। हम एक काम करें, थर्ड एक हो रहे हैं संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध में। जैसा कि यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, 5, 10, 15। सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है? 5 ओम। तो 5 ओम में सबसे अधिक धारा प्रवाहित होती है और सबसे अधिक वाले में सबसे कम धारा प्रवाहित होती है। यानी कि समानांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, जो प्रतिरोध सबसे कम होता है उसमें सबसे अधिक धारा और जो प्रतिरोध सबसे अधिक होता है उसमें सबसे कम धारा प्रवाहित होती है। इस तरह से हमारा समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 10। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।